प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। हरियाणा में पिछले एक महीने से चुनाव प्रचार का शोर रहा। चुनाव आयोग के द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत कल 5 अक्टूबर को प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस मताधिकार के इस्तेमाल के साथ एक ऐसी सरकार 8 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगी जो 5 साल तक जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने किसी एक पार्टी पर स्पष्ट तौर पर भरोसा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए स्पष्ट बहुमत को पाने में विफल रही थी, लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उसने 40 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर 31 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी, लेकिन नवगठित जननायक जनता पार्टी जो मौजूदा देवीलाल की विरासत के तहत अस्तित्व में आई थी, उसने 10 सीटें जीत पाने में कामयाबी हासिल की थी। चुनाव बाद समीकरण ऐसा बना जिसके तहत जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और उनके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4.5 साल तक इस सरकार ने काम किया, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला दोनों ही अपने पद पर नहीं रहे। जहां मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ले गई, वहीं दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने तौबा तौबा कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीयों के समर्थन के साथ नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और नायब सैनी कुल जमा 56 दिन तक स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाए। 56 दिन इसलिए क्योंकि पहले आचार संहिता रही और बाद में भी फिर आचार संहिता आ गई। नायब सैनी इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है क्योंकि 6 महीने में सेशन बुलाने की बाध्यता का हरियाणा विधानसभा ने पालन नहीं किया। नतीजा ये रहा कि बीच चुनाव में ही हरियाणा विधानसभा भंग हो गई। अब बिना विधानसभा के हरियाणा को नई विधानसभा गठित होने का इंतजार है। चुनाव के अंतर्गत सब दलों ने अपना जोर लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए कम, आपसी टकराव में ज्यादा दिखे। भूपेंद्र हुड्डा भले ही शैलजा को अपनी बहन बताते रहे, पर शैलजा के संदर्भ में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों के द्वारा की गई टिप्पणियों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी अंदरूनी झगड़े या अदावत को उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो नायब सैनी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया हुआ था, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताते हुए बताने की चेष्टा की कि आप भाजपा में भी सब ठीक ठाक मत मानिए। इन सबके बीच में राजनीतिक प्रेक्षक जननायक जनता पार्टी के भविष्य को लेकर आशंकित दिखाई दिए हैं। जो जननायक जनता पार्टी गत विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी, उस पार्टी के खाता खुलने को लेकर भी कई लोग संशय जता रहे हैं। तो आज हम चर्चा के तहत जानेंगे कि हरियाणा का दंगल किसका होगा मंगल, क्योंकि 8 अक्टूबर को मंगलवार है। मंगलवार को परिणाम आना है, उस मताधिकार के इस्तेमाल का परिणाम आना है जिसको कल मतदाता इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारी इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अजय चौधरी जी हैं, जिस जननायक जनता पार्टी को लेकर रोमांच रहता है उसके प्रवक्ता हैं, और इन सबके बीच में राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं। अब की बार 75 पार के नारे के साथ 2019 में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी को इस बार 45 पार की भी कोई उम्मीद है कि नहीं, है जानने में हमारी दिलचस्पी है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपकी पार्टी अपने नेताओं के सम्मान की चिंता कम, कांग्रेस में मौजूद कुमारी शैलजा के सम्मान को लेकर बड़ी व्याकुल रही पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसमें आपको नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम नेताओं को छोड़ कुमारी शैलजा के सम्मान और स्थान के लिए इतना व्याकुल होना पड़ा? थोड़ा रोशनी दीजिए ना वीरेंद्र चौहान जी। पहला प्रश्न आपने किया कि हम अब की बार सरकार को लेकर के, सरकार में विधायकों के आंकड़े को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक जीत कर आएंगे, इसको लेकर के हम क्या सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछली बार हमने एक आंकड़ा लेकर के नारा दिया था, लेकिन हर चुनाव में वही शब्दावली, वही व्याकरण, आंकड़ों पर ही बात की जाए आवश्यक नहीं होता।
अब की बार हम सीधी साफ बात ये कह रहे हैं, कह करके चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी संग्राम में गए हैं जनता के बीच कि फिर एक बार भाजपा सरकार, तीसरी बार भाजपा सरकार, एक बार फिर नायब सरकार। हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार, लगातार तीसरी सरकार, हैट्रिक वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार बनाने के लिए आप और मैं जानते ही हैं कि जो साधारण आंकड़ा चाहिए होता है, जो मध्य रेखा होती है, उसको पार करना होता है। हम मध्य रेखा को कंफर्टेबली पार करके अपने दम पर कमल के निशान वाली, आत्मविश्वास भरी, आत्मनिर्भर सरकार बना पाए, इसके लिए जनता के मध्य गए, जनता से अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो हमने अच्छे काम किए उनका भी जिक्र किया। और हम आने वाले दिनों में जब 8 तारीख को नए लाइसेंस के साथ, जो कि कल जनता रिन्यू करने का हुक्मनामा, आदेश, जनादेश जारी करेगी ईवीएम के माध्यम से, उसके बाद जब हम सरकार में आएंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे, हरियाणा की कमान जनता की सेवा करने का अधिकार लेकर के आएंगे, तो हम क्या करेंगे हमने वो भी जनता के बीच जाकर बताया है। हम हरियाणा में 2 लाख और नई नौकरियां, पक्की नौकरियां, खर्ची पर्ची के बिना मेरिट के आधार पर देंगे। ये हमने उस कांग्रेस के मुकाबले में कहा है जो खर्ची पर्ची के लिए बदनाम थी और जिसके अपने विधायकों ने 50 वोट पर 1 नौकरी, अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को भरेंगे, वो नारा दिया। तो हमने उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में डॉक्टर साहब ये कहा है कि हम हर हरियाणवी को एक निगाह से देखते हुए 2 लाख पक्की नौकरियां, नए सिरे से नई नौकरियां देंगे और मेरिट के आधार पर देंगे। आयुष्मान भारत की जो आयुष्मान और चिरायु हरियाणा की योजना है, उसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है उसको बढ़ा करके हमने 5 से 10 लाख करने, और 10 को भी 15 कहिए, क्योंकि 70 वर्ष से अधिक आयु का जिस परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उनके अतिरिक्त 5 लाख की वो आयुष्मान की सुरक्षा हम देंगे। हमने कहा है कि हरियाणा की हर गृहिणी को, हर बालिग महिला को, बिटिया को, बहन को जो है हम 2100 रुपए वो लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत देंगे। हमने हरियाणा में 10 नए इंडस्ट्रियल हब बनाने का, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने का संकल्प लिया है। यानी कई अच्छे नए बेहतरीन संकल्पों के साथ हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें कहीं कोई इसमें संशय नहीं लगता। एक आपने कहा कि भाई ये कुमारी शैलजा की चिंता काहे ज्यादा कर रहे थे। साहब यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता का उसके घर, आंगन, समाज, दल में सम्मान हो, इस बात में विश्वास रखती है। इसलिए हम अगर अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के सम्मान के लिए चिंतित हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, तो हम इतने भी संवेदनशील हैं कि हमारे पड़ोसी के आंगन में अगर प्रजातंत्र के इस पावन पर्व के अवसर पर चुनावी मौसम में कहीं कोई हमारे प्रतिद्वंदी दल के नेता वो घुटन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनका निरादर हो रहा है, तो हम ये उनको आश्वासन दे दें कि हे कुमारी शैलजा, आपको यदि वहां सम्मान नहीं मिल रहा, उचित स्थान नहीं मिल रहा, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, सुनवाई नहीं हो रही, और आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है, तो आइए, द्वार खुले हैं। हम आपका पूरा सम्मान करेंगे, भरपूर सम्मान करेंगे, और गारंटी देते हैं इस बात की, जैसे हमने हरियाणा की जनता को कई अच्छी चीजों की गारंटी दी है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की गारंटी की है, समानता से, पारदर्शिता से नौकरियां देने की गारंटी दी है। ठीक उसी तरह हमने कुमारी शैलजा को भी, जब वो घुटा घुटा महसूस कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, मौन हो गई थी, तो हमने कहा, निश्चित तौर पर कहा कि आप आना चाहें तो हमारे द्वार खुले हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ नेत्री हैं और उनका अपना कद है, उनके पास एक विरासत भी है अपने पिता से प्राप्त की हुई, और उन्होंने, मैं एक बात कहता हूं, हमारी विचारधारा से भिन्न उनकी सोच हो सकती है डॉक्टर द्विवेदी,
लेकिन कुमारी शैलजा को कम से कम मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में और उसके बाद भी आज तक कभी हल्की बात कहते करते हुए नहीं सुना। अच्छा, अब क्या है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, देखो आपने इतनी खूबसूरत तरीके से सारी बातें कही। अब सवाल करता हूं आपसे ये कि आपने बताया कि देखो आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो। संवेदनशील तो ठीक है, पर आप इतने असावधान क्यों हो? आप बहन शैलजा की चिंता करते रह गए और भाई अशोक तंवर को कांग्रेस उड़ा ले गई। इसके संदर्भ में क्या कहते हो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, थोड़ा बताओ ना। हम सचमुच आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अशोक यादव के मामले में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हम सचमुच यूं कह सकते हो आप कि हमें एहसास ही नहीं हुआ। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कतई परहेज नहीं है, परंतु एक बात तय है, वो क्यों गए, वो क्यों नहीं टिके। अन्य दलों में जैसे वो फटाक फटाक बदलते बदलते हमारे यहां आए थे, हमें लगता था ठहरेंगे आगे बढ़ेंगे। हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ससम्मान चुनाव लड़वाया लोकसभा का, और कोई ऐसी बात होने नहीं दी जिससे उन्हें असहजता महसूस हो। परंतु अचानक एकाएक प्रचार करते करते वे घंटे भर के अंतर बाद कहां वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन दल मान करके हमारे लिए वोट मांग रहे थे। अचानक अपने पुराने आंगन में वो जा बैठे, राहुल बाबा की स्टेज पर जा चढ़े और मुंह उतरे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नमस्ते करते नजर आए। आपने निहारा होगा, वो चले गए राहुल बाबा के। अरे हुड्डा जी का चेहरा उतर गया, वो तो जाने दीजिए, आपके चेहरे का क्या हुआ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इसमें बताइए ना। शैलजा जी के सम्मान के लिए परेशान हो रही भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अशोक तंवर चिल्ला के कह रहे हैं, मैं भाजपा में रहकर देख लिया, यहां पे एससी का, एसटी का, ओबीसी का कोई सम्मान नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान, एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि जो ये आपका प्रस्ताव है शैलजा जी के संदर्भ में कि उनको स्थान और सम्मान हमारे यहां मिलेगा, और कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना लिया है, सांसद की अनगिनत बार टिकट दे दी है, प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं, केंद्र में मंत्री बना चुके हैं। कुल जमा स्थान के स्तर पर 2 पद ही शैलजा जी के इंतजार में रह गए, एक मुख्यमंत्री का और एक प्रधानमंत्री का। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, शैलजा जी को कौन सा पद देने जा रही है भाजपा? मुख्यमंत्री बना रही है हरियाणा का, या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर शैलजा जी दिखाई दे रही है? हमने विनम्रता से, शालीनता से कुमारी शैलजा से कहा था कि उनके आंगन में अगर मन नहीं लग रहा, घुटन महसूस हो रही है, तो द्वार हमारे खुले हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कांग्रेस में पैदा हुई, कांग्रेस के झंडे में मेरे पिताजी लिपट कर गए, मैं भी जाऊंगी। मैं फिर से दोहराता हूं, जो हमने कहा था आ जाइए, वो प्रस्ताव हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में वो पद के लिए अगर आना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पद वाला मामला नहीं है साहब। पद की शर्त पर आने या बुलाने की कोई परंपरा नहीं है। हाँ, वो तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, वो रणजीत चौटाला को भी, वो अशोक तंवर को भी और वो नवीन जिंदल को भी, तो वो पद स्थान सारे संदर्भ में है। पर हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। केवल ढींगरा जी मेरे साथ में है। कांग्रेस उम्मीद के साथ, हौसले के भी साथ है, पर बीच बीच में आपसी टकराव भी है। क्या कहते हैं केवल ढींगरा जी, कोई उम्मीद अब जब वोटिंग में कोई समय बहुत बचा नहीं बाकी है, या एक बार फिर विपक्ष के तौर पर ही बैठने की तैयारी है? देखिए, जनता जो है वो 10 साल बनाम 10 साल की बात सोच रही है जी। 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा और 10 साल खट्टर साहब का, 9.5 साल का, और बाकी नायब सिंह सैनी का कार्यकाल रहा। इसके अंदर आकलन जो है वो जनता करेगी, और जनता को इसलिए भी करेगी क्योंकि 10 साल में जो हुड्डा साहब का कार्यकाल था उसके अंदर बहुत सारे हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिस तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, मेट्रो के बहुत सारे जो है हरियाणा के अंदर आई, गुड़गांव गई, फरीदाबाद गई, उसके बाद बहादुरगढ़ गई, कुंडली गई, और उसके बाद जो बिजली के प्लांट जो जिसके ऊपर सरकारें गिर जाया करती थी
वो जब हुड्डा साहब की सरकार आई तो 1400 मेगावाट कुल मात्र बिजली बनती थी हरियाणा के अंदर, और उसको 10,000 तक के प्लांट बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया था, मेगावाट तक का। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए चौमुखी विकास किया था, और हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था उस समय, और जो है किसान भी खुश था। मैं बहुत माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं आपको। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा था तो इस देश में कई राज्यों में 25-25 और 30-30 साल से वो सरकारें चली आ रही हैं। 2014 में तसल्ली के साथ कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने विदा कर दिया था, जो आप फेरिस्त गिना रहे ना, और इस कदर विदा किया था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी आपकी पार्टी नहीं रही थी, इन्हें लोगों को आपसे ज्यादा सीटें आई थी। तो थोड़ा अपन मौजूदा विषय पर आते हैं। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है, किस लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए हरियाणा की जनता बेताब है, या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इतर किसी और नाम पर विचार कर रही है इसलिए जनता तैयार है? नीतियों के स्तर पर कांग्रेस ने कोई ऐसी नायाब योजना पेश की है जिसके कारण से जनता आतुर हो रही है कांग्रेस को लाने के लिए? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। सब उसी की तो बात पे आ रहा था मैं। आप मेरी बात जब तक समझेगी नहीं जनता, जब तक आप पूरी बात नहीं सुन पाएंगे। मैं वही कह रहा था कि वो 10 साल में हमने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इतने काम किए। वो ठीक है कि जनता एंटी इनकम्बेंसी होती है, जनता का मूड भी होता है, वो अलग बात है। हम 15 सीटों पे आए, मानते हैं इस बात को, कोई एग्री आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सारे लोग करते हैं जी। लेकिन उसके बाद अब 10 साल का खट्टर साहब का भी शासन आया जिसमें 47 सीटें पहली बार आई इनको जी, और दूसरी बार इनको भी मैंडेट पूरा जनता ने नहीं दिया, 40 पे रह गए थे जी। अब जो है वो चुनाव है, अब उन 10 साल का खट्टर साहब का और 10 साल का हमारा आकलन जो है जनता कर रही है। इन्होंने 10 साल के अंदर क्या किया वो गिनाना चाहता हूं मैं जी। इन्होंने क्या किया 10 साल के अंदर, जो हमारी जितना हालात थे, आप देखिए कोई भी मेगावाट प्लांट एक भी नहीं लगा। अगर हम कहें कोई मेट्रो कोई आगे बढ़ी हो, कोई नहीं हुई। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है, कोई नहीं बना। अगर कोई हम अपना मेडिकल कोई कॉलेज का या मेडिकल संस्थान की बात करें, कोई नहीं बना। इनके टाइम के ऊपर ना कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, 3 काम जरूर हुए थे शुरू में आते ही। एक तो रामपाल वाला मामला हुआ था, एक फिर उसके बाद जाट वर्सेस नॉन जाट वाला मामला हुआ था, और तीसरा जो है राम रहीम वाला मामला हुआ था। इन तीनों मामलों के अंदर 78 आदमियों की जान गई थी पुलिस की गोली से, और उसके साथ साथ बहुत सारे आदमी फट्टर हुए थे और उनकी भी हालात जो है बड़ी खराब हुई थी। उसके बाद जो है आगे खट्टर साहब अगले चले, तो खट्टर साहब ने कोरोना काल आ गया, उसके अंदर ना कहीं डॉक्टर मिल रहा था, ना कहीं दवाई मिल रही थी, ना कहीं ऑक्सीजन मिल रही थी, तो लाशों के ढेर हरियाणा के अंदर लग रहे थे। वो भी दंश जो है हरियाणा की जनता ने सहा। उसके बाद लगातार जो है फिर ये 40 सीटों पर रह गई, क्योंकि 47 से 40 पे लोगों ने इनको कर दिया दरकिनार। फिर 3 काले कानून बनाए मोदी जी ने, और हरियाणा की जनता जो है वो सड़कों पर आ गई, और वो सड़कों पर रही। करीबन किसान जो है 1 साल तक 750 किसान शहादत कर गए। उसके बाद जो है आप ये देखिए लगातार जो है कितने वर्गों के बाद पिटाई होने लग गई, कितने वर्गों की पिटाई करी। आप देखिए सरपंच पिट गए, यहाँ पे किसान तो पिटे ही पहले, उसके बाद कर्मचारी पिटे, विभिन्न कर्मचारी जो है वो पिटे, टीचर हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद जो है फिर जो अगला पार्ट आया, उसके बीच में सरपंच पिट गए, आंगनवाड़ी पिट गए, रोडवेज कर्मचारी पे एस्मा लगा दिया गया। ये सारा कुछ होने के बाद दूसरी जो सरकार आई दुष्यंत चौटाला के साथ, क्योंकि वो कह रहे थे हम इनको जमुना पार करेंगे, और वो इनकी गोदी में बैठ गए। और इन्होंने जो चुनाव में जो सरकार चलाई उसके अंदर क्या हुआ, लगातार घोटाले हुए। शराब का घोटाला हुआ, अपना बिजली मीटर खरीद का घोटाला हुआ, बहुत सारे फिर इस तरह पूरी घोटालों की जो हुई। SITs भी बनी लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया, और प्रकाश सिंह कमेटी भी बनी किसानों के मामले पे, उसका भी जवाब नहीं आया। ये जो सारे मामले हुए, आज जनता जो है बहुत बुरी तरह से जो पिसी वो सड़कों पर है, और उसी जनता ने आज जो है एक मन बना लिया, एक फैसला कर लिया कि भाजपा को दोनों आकलन में 10 साल बनाम 10 साल पे भाजपा को यहां से आउट करना है। और ये जो है आउट करने की विचारधारा जनता की है हमारी। अच्छा ये बताओ ढींगरा साहब,
जनता ने भाजपा को आउट करने का मन बनाया तो इसके बदले में कांग्रेस को लाने का मन क्यों बनाएगी जनता? कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है इतनी बड़ी संख्या में बागी मैदान में। शैलजा जी और हुड्डा जी के झगड़े सारी जगह सुर्खियों में, हाथ मिले दिल नहीं मिले, दिमाग नहीं मिले, इसकी खबरें। और इन सबके बीच में दो गठबंधन भी मैदान में है भाई। जननायक जनता पार्टी वो आजाद पार्टी के साथ चंद्रशेखर जी के साथ मैदान में है, 6 महीने में 10 सीटें जीत ली थी, अब तो 4.5 साल सत्ता में भी रह लिए। देवीलाल की विरासत है, क्या करने जा रहे हैं? और वो अभय सिंह चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी के साहब गठबंधन किया है और अभय सिंह जी बोल रहे हैं सबसे ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो मेरी है, जनता को स्पष्ट है। क्या कहते हो ढींगरा साहब? भाजपा को तो विदा करने का जनता ने मन बना लिया, आपने बताया। ये दो गठबंधन इनका क्या देख रहे हैं? ये जो है ABCDE टीम में है जी, और आपको बता रहा हूं भाजपा के साथ ही जुड़ी हुई टीम में है जी। और ये आपको बता रहा हूं ना कैसे। जब हमारी सरकार 2005 में आई है उससे पहले ये किसके साथ थे सरकार के अंदर? बीजेपी के साथ जी। उससे पहले और उसके बाद जितनी भी वोटिंग आई, राज्यसभा की आई चाहे कहीं आई, इनकी वोट भाजपा को गई। और आज भी जो है जितने चुनाव लड़ रहे हैं ABCD के टीम के ऊपर लड़ रहे हैं। जजपा जब थी, जजपा ने किसके साथ साथी दल बन गए? पहले तो इनको गलियाते रहे, जैसे ही 10 सीटें आई जेजेपी के पास, सीधे जाके इनकी गोदी में बैठे। ये सब जनता जान गई है। आज जो जनता है इन सब ABCDEF दलों को नकार चुकी है। आज जो है कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है और भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। दूसरे दलों को तो जनता ने देख लिया, उनका तो सिस्टम भी देख लिया और चौटाला साहब का भी सिस्टम देख लिया था जब उनकी सरकार थी। किस तरीके से खड्डे खोदे जाते थे, किस तरीके से जो है लूटा जाता था, किस तरीके से बिजनेसमैन के साथ हाल किया जाता था, आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड थी और इसी वजह से इनका जो है दोनों जेजेपी और INLD को जनता ने नकार दिया। जनता ने नकार दिया, ढींगरा साहब ने भी पूरी तरह से नकार दिया। बोले मुकाबला भाजपा और हमारे बीच और हम आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह वो नहीं देख पा रहे हैं। पर अजय चौधरी क्या इससे इत्तेफाक रख पा रहे हैं? चौधरी साहब, लोग आपको गिनती में भी रखने के लिए तैयार नहीं है। कमाल हो गया, 6 महीने में आपने कमाल किया था, ये 4.5 साल में क्या धमाल किया जिसके चलते लोग आपके खाता खुलने पर भी संदेह करने लगे? थोड़ा बताइए। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और अध्ययन प्रदेश के तमाम आपको मेरा जी। देखिए, जो राजनीतिक विरोधी साथी वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ये फैसला हरियाणा प्रदेश के जनावान को करना है। यहाँ टीवी पर बैठ करके ढींगरा साहब ये कहते हैं कि वो किसी टीम है तो किसी टीम है, ये इनको इतने वोट है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो वो तवावत है हरियाणा में, तो उन्होंने चाहने से वोट नहीं बना सकते, तो इनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। फैसला हरियाणा जनावान को करना है। जहां तक कि उन्होंने कहा कि नारा किया था जंगा पर काम से भारतीय जनता पार्टी की वोट में जाकर के बैठे, अक्सर नारे चुनाव में दिए जाते। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने नारे दिए थे कि 15 लाख रुपए खर्च में आएंगे। आपके लोग वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए, वर्कर में हौसला लाने के लिए इस तरह के नारे स्टेज से दिए जाते। हमारा कोई घोषणा पत्र में नहीं था और हमने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ा था, कांग्रेस के खिलाफ में लड़ा था, तो कांग्रेस के साथ कैसे चले? लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत रही थी मेरी थी कि पहले तो किसान आंदोलन की वजह से और कोरोना की वजह से जो लोगों से बीच में ना जाना और जो काम हमने करवाए थे वो लोगों को ना बता पाना, सब बड़ी दिक्कत रही। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, आप तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराई से जानते हैं। हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 75% से आरक्षण हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। हमने हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से यह वादा किया कि अगर दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो 50% भागीदारी पंचायती चुनाव में दी जाएगी, इसका कानून बनाया जाएगा। हमने ये भी वादा किया कि BCA के साथियों को पंचायती चुनाव में 8% की भागीदारी दी जाएगी, इसके लिए कानून बनाया जाएगा अगर दुष्यंत चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बने। हमने हरियाणा प्रदेश के किसान से वादा किया था कि अगर दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने
तो 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से फसल खराबे का मुआवजा दिया जाएगा और हरियाणा प्रदेश में रविदास जी का मंदिर बनाया जाएगा। किसान की फसल को एमएसपी दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो नहीं बढ़ पाए, मात्र सरकार में हिस्सेदार थे और डिप्टी सीएम थे। हमने उपरोक्त सारे वादे आपके सामने पूरे किए कि नहीं किए? सारे के सारे वादे किए। हाँ, ये रहा कि कोरोना की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से लोगों के बीच में जाकर के किए हुए कार्यों का प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए। इस दिन रिजल्ट आएगा। ढींगरा जी यहां बैठने में एक बात कहता हूं कि चिराग हमारे देख करके मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो तुम्हारी किस्से हमारी तबाही से, द्विवेदी जी इनको बताओ कि अब रुख बदल रही है हवा। तो हरियाणा प्रदेश में हवा है वो रुख बदल रही है। ढींगरा जी आप चिंता न करो, 8 तारीख को बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, हवा जो बदल रही है वो कितनी बदल रही है? वो लोकसभा चुनाव में 0.87% पर ला दी थी हवा कुल वोटों को, और उसके बाद भी ऐसी चली हवा कि 10 में से 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, जेजेपी, और कुल जमा उन 10 विधायकों में से 2 विधायक जेजेपी के टिकट पर इस बार मैदान में है, एक अमरजीत जी, एक दुष्यंत जी। तो हवा कितनी बदल रही है? 0.87 से कितने पहुंच रहे हो आप? हरियाणा प्रदेश दल बदल के लिए जाना जाता है जी। और आया राम और गया राम के अगर किस्से की मैं शुरुआत करूंगा तो कांग्रेस के मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, इनके फादर साहब से ही वो किस्सा बना हुआ है गयालाल जी से जी। तो चुनाव के समय पार्टियां में नेता आते जाते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय जो पार्टी होती है उसका जो संगठन होता है, संगठन विधायक बनाता है, और वो जो आए हुए वो भी हमारे पास दूसरी पार्टियों से आए थे, हमारे संगठन में उनको अजय जी बात की गंभीरता को समझो। जब 2019 का चुनाव था ना, तो लोग आपके पास आते हुए हमें दिख रहे थे, और 2024 में लोग आपके पास से जाते हुए दिख रहे हैं। इस हवा के संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? ये तो मैं आपको एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की 36 बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस के 32 बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो जिस तरह की टिकट डिक्लेयर हुई थी 256 सीनियर पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए थे, आपके सामने दिए थे। तो सभी पार्टियों से चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है, इस बात में तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये संगठन पे डिपेंड करता है चुनाव, और हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है। संगठन के साथ ही कोई इस तरह का नहीं है जो छोड़ करके चला जाए। बूथ पर हमारे मजबूत साथी है, कार्यकर्ता और मजबूत। लोग कितने मजबूत साथी थे? अभी 4 महीने पहले हुए चुनाव में 0.8% वोट ला कर दिए। इस मजबूती पर कितने मुग्ध हैं आप चौधरी साहब? द्विवेदी जी, क्षेत्रीय जो विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, वो दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आपने देखा था कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, दोनों जो गठबंधन बने एनडीए और इंडिया, उस चुनाव में दोनों ने जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के इनने संविधान के नाम पर कि संविधान बदल दिया जाएगा, उधर 400 सीट आ गई, तो 2 ही दलों में लोग बच करके रह गए, एक कांग्रेस बीजेपी को हराने वाले, एक बीजेपी को जिताने वाले। लेकिन जहां क्षेत्रीय चुनाव होते, विधानसभा के चुनाव होते, उसमें प्रदेश के मुद्दे होते हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, वो हावी होते हैं। अरे चौधरी साहब, केवल मुद्दे की बात बताओ, फिर आप क्या होने जा रहा है? कल कितने पे पहुंच रहे हो आप? सरकार बना रहे हो? 50 सीटें आ रही हैं आपकी, कहां जा रहे हो? मैं आपकी टीवी पर बैठ करके ये कहूं कि 50 सीट आई, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछली बार से हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, इतना मैं कह सकता हूं। और अच्छी सीटों के साथ में किसकी सरकार बनवाने में मदद करने का इरादा है इस बार? कांग्रेस की, भाजपा की? सरकार जो हमारे पीछे आकर के खड़ा होगा, सरकार हमारी बनेगी। पिछली बार तो आप भाजपा के पीछे जाके खड़े हो गए थे, तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? आपके नेताजी है दुष्यंत चौटाला जी, वो कांग्रेस को 40, भाजपा को 20-25 इतना आंकड़ा दे रहे थे। अब इतनी सीटों के बाद आप 40 से ज्यादा तो होने से रहे, तो खड़ा तो आपको पीछे ही होना पड़ेगा। हालात इस तरह के होंगे कि दोनों ही पार्टियां हमारे पीछे खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएंगी और ये कहेंगे पहले हम समर्थन करते हैं आपको। कांग्रेस इधर से पिछली बार भी कहा था इन्होंने कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन पिछली बार के हालात में इन्होंने भ्रम फैलाया कांग्रेस वालों ने कि जननायक तो भाई दरवाजे के बाहर लाइन में लगने वाली है 8 तारीख को।
राजेंद्र चौधरी जी मेरे साथ में हैं, उनके पास मुझे जाना है, पर उससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर चौधरी साहब की इस उम्मीद और दावेदारी पर बात करते हैं जादौन साहब से। जी चौहान साहब, घबरा तो नहीं गए आप चौधरी साहब के आत्मविश्वास को देखकर? डॉक्टर द्विवेदी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरती के साथ। देखिए, हमारे अजय चौधरी जी को भी अन्य जो खिलाड़ी इस चुनावी दंगल में हैं, ये कहने का अधिकार है कि ये सरकार बना रहे हैं या ये सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनावी धरातल की हकीकत यही है जिसको अब स्वीकार लिया जाए या 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे वो सामने आ ही जाएगी कि ये चुनाव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लगभग दो ध्रुवीय चुनाव है और अजय चौधरी जी की पार्टी कोई बहुत बड़े प्लेयर के रूप में या यूं कहिए कि प्लेयर के रूप में ही इस मैदान में नजर नहीं आ रही। ये स्थिति अच्छी है या खराब है, ये अलग बात है। मैं एक टिप्पणी कर रहा था, हमारे केवल धिंगड़ा जी कह रहे थे कि ये फलाने तो देखे हुए हैं, परखे हुए हैं। भाई साहब, कांग्रेस भी तो देखी परखी है और हरियाणवी में देसी में खराब सी कहावत है, वो टेलीविजन पे नहीं बोली जा सकती। उसका भाव यही है कि जो देखे दिखाए को, परखे परखाए को परखता है उसकी दुर्गति बनती है, उसका बुरा हाल होता है। कांग्रेस वही है जो जिलावाद, जातिवाद, झोलावाद फैलाती थी। कांग्रेस वही है जो किसानों की जमीन लूटकर उद्योगपतियों को थमाती थी। कांग्रेस वही है जो कुमारी शैलजा जैसे दलित नेताओं की दुर्गति और निरादर करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा की जनता को आपके पास ऐसा कुछ बताने के लिए है कि आप बदल गए हैं? वही कांग्रेस, वही चेहरे, वही नीति, वही अंदाज। भाई साहब, आपको क्यों स्वीकारेगी हरियाणा की जनता? अच्छा एक बात बताओ वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये कुमारी शैलजा का बड़ा अपमान कांग्रेस में हो रहा है, इससे बड़े व्यथित रहते हो आप? ये अपनी पार्टी के नेताओं पर भी ध्यान रहता है आपका? वो अनिल विज, वो राव इंद्रजीत, वो रामविलास शर्मा, इनकी तरफ भी कोई निगाह विगाह जाती है कि नहीं जाती है? किनकी ओर भला? रामविलास शर्मा जी की तरफ कुछ निगाह विगाह आपकी जाती है? वो अनिल विज का दर्द कभी कभी सुनाई दे जाता है, बड़ा चीख चीख कर बोलते हैं वो। और वो राव इंद्रजीत भी बता रहे हैं 10 साल से हूं, अब की बार उम्मीद कर रहा हूं कहीं सुध लग जाए। वो पहुंच रही है आप तक कान में आवाज की नहीं पहुंच रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नेता का समुचित सम्मान हो, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, हमारा शिखर नेतृत्व भी चाहता है। कभी कभार किसी नेता के अनुरूप कोई निर्णय न हो तो वो भावुक भी हो जाते हैं। पंडित रामविलास जी भी भावुक हुए, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनकी सांसों में बहती है, उनके रक्त में बहती है और वो भारतीय जनता पार्टी। रामविलास शर्मा के रक्त में भाजपा बहेगी, पर शैलजा के रक्त में कांग्रेस का बहना अखर जाएगा वीरेंद्र सिंह चौहान जी को। और विस्तार से बात करते हैं वीरेंद्र सिंह जी आपसे, लेकिन अभी जरा राजेंद्र चौधरी जी से बात करें। और जादौन साहब, अजय चौधरी जी के दावे पर कितना एतबार करने का आपका मन हो रहा है? हमें बताया अजय चौधरी साहब ने कांग्रेस और भाजपा दोनों उनके दरवाजे पर खड़ी होने वाली है 8 तारीख को। हमें अपने पीछे कर लो, हमें अपने पीछे कर लो, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है जादव साहब? जेजेपी का गठन हुआ 2018 दिसंबर में और उसके बाद इनके सफलता के द्वार तो खुले थे कि 10 सीटें मिली, लेकिन सवाल यह है कि जिस पॉइंट पर इनको 10 सीटें मिली वो उसके खिलाफ ही चले गए, क्योंकि उनको वोट तो वो मिला था जो भाजपा विरोधी वोट था जी। अब भाजपा विरोधी वोट लेके जब वो भाजपा के साथ चले गए तब तो फिर पार्टी का क्या हाल होना था ये तो सोचा ही जा सकता है, और वो हुआ भी सही, सामने आया। तो अभी जो है जेजेपी के प्रति लोगों के मन में, खासतौर से ग्रामीण जनता के मन में बड़ी नाराजगी है जी। मुझे नहीं लगता कि वो अब की बार जो चाबी का चुनाव चिन्ह तो है, पर सत्ता की चाबी इनको मिल पाएगी ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। लोग जो है जेजेपी को देख चुके हैं, इनेलो को भी देख चुके हैं, बसपा तो वैसे ही हाशिए पर चल रही है। यूपी में जहां वो उसकी फसल लहलहाती थी वहां सूखा पड़ गया बसपा के लिए। मुझे लगता नहीं कि ये जो है, ये जब गठबंधन और ये पार्टियां कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। तो राजेंद्र जी अपन मूल मुद्दे पर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी
कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जो भी बात कर रहे हैं ना, वो 56 दिन की बात कर रहे हैं। 56 दिन में जो मैंने कमाल किया है, जनता फिर चुनेगी। और केवल ढींगरा जी हमको बता रहे हैं कि 10 साल जो हुड्डा जी ने काम किया था, इसलिए जनता हमें चुनेगी। ये 56 दिन पर आपका क्या कहना है? नायब सैनी 10 साल के लिए बात नहीं कर रहे। नायब सैनी जो बात कर रहे हैं वो 56 दिन पर बात कर रहे हैं कि 10 साल बनाम 9.5 साल में आपस में निपट लें खट्टर जी और हुड्डा जी, और जनता चुन ले 56 दिन के नायब सैनी को। इस फार्मूले में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए उसका एक बड़ा कारण है जी कि ये मनोहर लाल जी को हटाया गया जी, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल जी का पूरा टेस्ट हो चुका जी। और वैसे तो पार्टी नेतृत्व को पहले ही फीडबैक मिल चुका था कि मनोहर सरकार के जो कामकाज हैं उससे प्रदेश की जनता का पर मिलाजुला असर है, पूरी तरह ना संतुष्ट है ना संतुष्ट है जी। तो उनको लगा कि अब ये जो है मनोहर लाल का नेतृत्व कामयाब नहीं होगा और फिर नायब सैनी को लाया गया। उसमें कुछ जाति समीकरण भी छुपे हुए थे और नायब सैनी सरकार आई तो वो पिछले मनोहर सरकार जिससे लोग नाराज हैं उसका जिक्र वो क्यों करें? वो अपने 56 दिन का कर रहे हैं कि मैंने 126 फैसले किए और वो 126 फैसले वो थे कि जो पार्टी की छवि में जो डेंट पड़े उनको ठीक करने वाले फैसले थे। उन्होंने कई जो है लुभाने वाले फैसले किए हैं, कई जो है पेंडिंग चल रहे थे, कुछ लाभ देने के काम किए। इस तरह से उन्होंने पार्टी की छवि को और अपनी सरकार को ठीक से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर में वो क्या हुआ। कारण क्या है कि दोनों दलों में बगावत हुए, कई निर्दलीय खड़े हो गए, वो तमाम तरह से वो पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा जो है, मुझे लगता नहीं कि किसी का दावा बहुत सफल होता दिखाई दे रहा है। किसी का दावा बहुत सफल हो ऐसा राजेंद्र यादव जी देख नहीं रहे हैं, पर 56 दिन के माध्यम से डेंट लगी हुई सरकार को उबारने की कोशिश नायब सैनी ने की है। ये बात वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपको कितनी भाई? ये ना तो कांग्रेस की बात थी, ना ये जेजेपी की बात थी, ये तो स्वतंत्र रूप से आई हुई आवाज थी, जिसमें बताया कि नायब सैनी ने कोशिश बहुत की है। क्या कहते हो आप? तो हिमांशु जी, हरियाणा की जनता के पास 5 साल बाद सरकार का लाइसेंस रिन्यू करने अथवा किसी अन्य को लाइसेंस देने का अवसर आया है। हमारे सामने मैदान जंग में जो दूसरा विकल्प, मजबूत विकल्प दिखने वाली या होने का दावा करने वाली कांग्रेस खड़ी है, उसकी तुलना में हरियाणा की जनता हमें क्यों चुनेगी? क्योंकि हमने अपने 10 साल के शासनकाल में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी, इनसे दोगुनी दी और पारदर्शिता के साथ दी। ढींगड़ा जी ने कहा, आपको ध्यान होगा, आप अगर न भूले हो, ढींगड़ा जी ने अपनी टिप्पणी में कहा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बने। एक तथ्य से मैं इनको बेनकाब करना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में डॉक्टर साहब 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 15 हैं। वो बिना बनाए बन गए और वो अपने आप उग आए, जिसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। ये गजब के लोग हैं जो हरियाणा में होते हुए काम को नकारना चाहते हैं। पेंशन 3 गुना कर दी साहब, जितनी ये छोड़ करके गए थे। मुट्ठी पर गांवों में हरियाणा के, ये कहते हैं अक्सर, डॉक्टर साहब ये अक्सर कहते हैं हमने बिजली के संयंत्र लगा दिए, बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए। बिजली के प्लांट लगाकर बिजली की गठड़ियां बांधकर हुड्डा साहब अपने घर में रख लेते थे, या ढींगड़ा साहब के पंचकुला निवास में रखवा देते थे, या कहीं और बेच देते थे। हरियाणा के मुट्ठी भर गांवों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज हरियाणा के 6000 गांव 24 घंटे बिजली पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण पा रहे हैं। ये अंधेरे के कारोबारी थे, हमने गांवों को जगमग किया है। हमने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है, इसलिए जनता का समर्थन हमें मिलेगा। हमने 24 की 24 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू की हैं, इसलिए जनता का समर्थन हमें मिलेगा। और डॉक्टर साहब, हरियाणा के हर गांव के हर निवासी को उसके घर, आंगन, मकान, ग्वाड़, बैठक, उसका स्वामित्व हमने दिया। अंग्रेजी राज की या मुगल काल की परंपरा, उस लाल डोरे को समाप्त करके, इसलिए हरियाणवी हमारे साथ खड़े होंगे। और ये कोरोना कोरोना कह रहे थे, ये कौन सी पार्टी के नेता हैं जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बता रहे थे? और जब इनसे कहा गया कि बसें भिजवा दो भैया, मजदूरों को लेके जाना है, ये कोरोना वाले बसों के नाम पर कांग्रेसी स्कूटरों के नंबर दे रहे थे।
और कोरोना पर हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। अरे वीरेंद्र जी, एक बात बताओ, आपको इसके आधार पर सत्ता में आने की उम्मीद है या कांग्रेस की गारंटी को अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के साथ में उम्मीद है? कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, गारंटियां आई, महिलाओं को 2000 रुपए देंगे। अगले दिन नड्डा जी ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया जिसमें बताया महिलाओं को 2100 रुपए महीना हम देने वाले हैं। वो कांग्रेस की गारंटी आई कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे महिलाओं को। भाजपा का संकल्प पत्र आया, 500 रुपए में हम भी सिलेंडर दे देंगे। वो अग्निवीरों को गारंटी के संदर्भ में कांग्रेस घोषणा पत्र में लाई। भाजपा के संकल्प पत्र में दिखाई दिया कि पेंशन वाली अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वो भाजपा के संकल्प पत्र में दिखा कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज के आधार पर उतने वोट और उतनी सीट की उम्मीद नहीं कर पाई जो इस फ्री बी की ओर भाजपा जाती हुई दिखाई दी? महिलाओं को 2000 रुपए, 500 रुपए का सिलेंडर, ये आप तीसरी बार मौका मिलने पर क्यों देना चाहते हैं? दूसरी बार जब मौका मिला तब क्यों नहीं दिए? वीरेंद्र जी, सवाल है। डॉक्टर द्विवेदी, जो हम दे रहे हैं हमने उसको कंटिन्यू करने का ऐलान किया है। हमने अगर 1.5 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची पारदर्शिता से दी हैं तो 2 लाख और देने की, यानी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात की है। हमने जो अच्छे काम किए हैं उसी के क्रम को आगे बढ़ाने की बात कही है। हम 5 लाख हमने अगर आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा में दिया था तो उसको बढ़ा करके 10 लाख करना, ये एक कदम और आगे बढ़ाने वाली बात है। ये 0 देते थे, हम उसको 10 और 15 तक लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा, सवाल तो यह बनता है कि कंफ्यूज्ड और कन्फ्लिक्टिंग कांग्रेस जो घर की अपनी लड़ाई में उलझी हुई है, उस कांग्रेस पार्टी को हमने उसका घोषणा पत्र दोबारा से नए कलेवर में संवार कर दोबारा से परोसने के लिए विवश कर दिया। ये भी कहिए ना डॉक्टर साहेब, हमने जो कहा हमने उसकी योजना बनाकर बजट का प्रावधान करते हुए सारी चीजें कही हैं। हम वो हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि अगर कही थी तो दी है, हमने आयुष्मान भारत की बात की थी तो दिया है। हम हरियाणा के हर किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में देना शुरू कर दे रहे। मैं आखिरी दौर की बातचीत में आना चाहता हूं ढींगरा साहब, बाकी सब तो ठीक है, पर कुल मिलाकर इस चुनाव में मुद्दा बना है एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के टकराव का। हुड्डा बनाम सैलजा उससे ज्यादा कहीं चर्चित है जितना भाजपा बनाम कांग्रेस। क्या कहते हैं ढींगरा साहब, ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की लड़ाई एक बार फिर आपको विपक्ष में बिठा तो नहीं देगी? वीरेंद्र चौहान जी बड़े मुग्ध हो जाते हैं जब भी ये विषय आते हैं, एकदम मन हर्षित हो जाता है क्योंकि आप अपनी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। क्या कहते हैं ढींगरा साहब? डॉक्टर साहब, आपने 3 बार मौका दिया वीरेंद्र सिंह जी को, मुझे भी थोड़ा सा इतना की दे दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कांग्रेस का छोटा सा प्रवक्ता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे भी टाइम दे दे आप। मैं बताना चाहूंगा इनकी जो कच्चे चिट्ठे हैं, आप देखिए ये खर्ची पर्ची की नौकरी की बात अभी कर रहे थे, तो इनके यहाँ पे अटैची चलते हैं, खर्ची पर्ची की नहीं चलती इनके यहाँ। ये अटैचियों से नौकरियां देते हैं और वो भी भरे हुए अटैचियों से। एचपीएससी का चेयरमैन जो था वो कितने करोड़ रुपए लेते हुए अपने ऑफिस में पकड़ा गया, जबकि वो नौकरी नहीं लगा सकता। नौकरी या तो एचपीएससी का चेयरमैन लगा सकता है या फिर मुख्यमंत्री लगा सकता है। तो वो किसके कहने पे पैसे ले रहा था उसका तो अभी तक कोई चर्चा का विषय ही नहीं आया और वो जेल में गया और ये नहीं बताया गया कि चेयरमैन के कहने पे पैसे लिए थे या मुख्यमंत्री। जब हमारी अभी सरकार आएगी ना तो बता देंगे हम आपको, ये सारी चीज का चिट्ठा खोलेंगे कि किसके कहने पे पैसे लिए थे और उस आदमी को जेल भेजने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है, हमारे टाइम पे स्कूल खुले थे, इनके टाइम पे स्कूल बंद हुए हैं। ये भी आप चेक करिएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता तो समझती है लेकिन हम लोग चेक नहीं करते शायद। दूसरी बात एक और है, 9.5 साल के खट्टर साहब के मुख्यमंत्री का चेहरा तो छुपा दिया इन्होंने। वो आपने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 56 साल के नायब सैनी ने जो उल्ट फैसले किए थे खट्टर साहब के, जो खट्टर साहब के फैसले थे उन्हीं को ही उल्ट कर दिया। वो 56 साहब के सैनी जो थे 56 दिन के,
उनके जो फैसले थे उनके ऊपर सिर्फ चर्चा करके और बात कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। यह भी बात बहुत सोचने विषय है। और तीसरी बात और है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो जनता के साथ जो हालात किए इन लोगों ने, क्या वही जनता ने वोट देनी है या कहीं बाहर से जनता लेकर के आएंगे जिन्होंने वोट देनी है? वही हरियाणा की जनता को पीटा, चाहे आप वर्ग देख लीजिए कौन सा वर्ग था, चाहे वो किसान वर्ग था वो पिटा, कर्मचारी वर्ग था वो पिट गया, मजदूर वर्ग था वो पिट गया, उसके बाद जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो पिट गए, उनको जीएसटी और दूसरी चीजों में कर दिया। आज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं इलाकों के अंदर। और आपने देखा होगा अभी हिसार का इंसिडेंट, 30 धनाधन फायर हुए वहां पे और फिरौती मांगी गई। ऐसे ही पंचकुला में हुआ, ऐसे ही करनाल में हुआ, ऐसे ही सोनीपत में हुआ, इसी तरह से ही अपना जो अहीर इलाका है उसमें हुआ। मतलब लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये कहते हैं जी हम तो दोबारा से आ रहे हैं। भाई साहब, आप किस बिना पे आ रहे हो? आप लोगों ने ये कहा कि दलित वर्सेस दिस दैट कर दिया, हमने उसको खेद दिया। आप लोग कभी किसी को जो है हमारे किसी कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनको कभी फुसलाने की बात करते हो, बहलाने की बात करते हो, कभी आप उनको बहकाने की बात करते हो। इस वजह से आप आओगे पार्टी के अंदर, इस वजह से लोग आपको वोट। अच्छा, एक बात बताओ ढींगरा साहब, ये अशोक तंवर को क्या बहलाकर आप तुरंत हो रहे में कांग्रेस में लाए? इनका तो छोड़ दो, थोड़ा ये बताओ। वो अशोक तंवर भाजपा को बढ़िया पार्टी बताते हुए प्रचार कर रहे थे, घंटे भर बाद हमने देखा कि वो कांग्रेस के सदस्य बन गए। उनको क्या बहलाया और उनको क्या बहकाया? थोड़ा ये बताओ ना। इनका तो आपने बता दिया, आपने क्या खेल किया? हम किसी को ना बहकाते हैं ना किसी को फुसलाते हैं। वो पार्टी छोड़ करके गए थे, उन्होंने एक पार्टी बदली, फिर दूसरी बदली, फिर तीसरी बदली, फिर चौथी में बीजेपी ने फुसला के अपने पास ले गए। अब जो है उनको समझ में आ गया कि बीजेपी कैसी पार्टी है जो एक साइड पे लगा देती है जिसको भी। और इन्होंने कितने लोगों को साइड पे लगाया, वो कितने लोग, 20 के करीब तो एमएलए। आपके यहां से अशोक तंवर को ऐसा किसने समझाया? 20 के करीब एक्स एमएलए जो हमारी पार्टियों से छोड़कर गए थे, वो अभी थोड़े टाइम के अंदर वापिस आए। अरे ढींगरा साहब, थोड़ा मुद्दे पर रहो ना। मैंने आपसे पूछा, एक तो ऐसे आदमी को राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस का पटका क्यों पहनाया जो लगातार ऐसे बदल रहा था? भाई कोई सबक वबक लेते हो कि नहीं लेते हो? कोई स्वाभिमान है कि नहीं है? भाई जो आदमी आपके संदर्भ में इतनी लगातार बातें कर रहा था, जिसने हुड्डा साहब को कौन सा ऐसा अपशब्द है नहीं कहा, उसको लाके फिर पार्टी का पटका पहना दिया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? जिसने इतना बेइज्जत किया उसको आपने फिर से गले लगा लिया। थोड़ा बताओ ना आप। और जिसके विषय में आप ही बता रहे थे, इसने अभी इधर छोड़ा, फिर इधर छोड़ा, फिर इसको भी छोड़ा, उसको फिर हमने अपने साथ ले लिया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? हमारे पास तो जो पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे हैं, उनकी भी चर्चा का विषय था जी। हमारे साथ तो वो भी कनेक्शन में थे। अच्छा, हम तो बहुत कुछ करते हैं, जो कोई कनेक्शन में आता है हम कुछ किसी के। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब विचारधारा को साथ लेकर के चलती है। हम एक विचारधारा के नहीं है जी। हमारे साथ हर विचारधारा का आदमी कांग्रेस पार्टी में समाता है। इसीलिए तो समुद्र है पार्टी जी, इसीलिए तो बड़ी है पार्टी। लेकिन जो लोग अगर भूला भटका घर आए, हम तो उसको बुला लेते हैं। और इस तरह से हमने करीबन 20 एक्स एमएलए हमारी पार्टी में आए, हमने उनको बुला लिया, ले लिया पार्टी के अंदर। और भी बताना चाहता हूं, करीबन 15 से 20 बम्पर ज्वाइनिंग हुई है जी, जिसके अंदर सारे नेता, चाहे वो और कितने छोड़कर गए हैं, ये आने वालों की संख्या आपने बता दी। ये बम्पर ज्वाइनिंग के बीच में कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की संख्या कितनी रही? कितने बागी लड़ रहे हैं इस समय कांग्रेस से? जितने जने गए उससे 4 गुना 10 गुना वापिस आए। अरे पहले तय तो कर लो, 4 गुना आए कि 10 गुना आए? 4 गुना और 10 गुना में कोई अंतर ही नहीं है क्या? गुना तक वापिस आए, मैंने ये कहा जी। 4 गुना से लेके 10 गुना तक वो लोग वापिस भी आए जी। कोई गए होंगे, मान ली बात। लेकिन मैं एक और बताना चाहता हूं जी, अगर कोई इक्का दुक्का 4 गए होंगे तो आपको यह बताना चाह रहा हूं, कहीं फुसलाया होगा, बहलाया होगा। अब देखो, इक्का दुक्का तो गए नहीं। अब आप तो प्रवक्ता हो, तो भी आपको अगर पता नहीं, 8 पूर्व एमएलए का लेटर तो हमने चलाया हुआ है अपने चैनल पे, जिनको आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये कहते हुए कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में। अब 8 आपको इक्का दुक्का लगता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है ढींगरा साहब। पर मेरे पास समय है सीमित। अजय चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चौधरी साहब,
बधाई दे दें आपको या शुभकामनाएं दे दें? पिछली बार दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे, इस बार दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पक्की बात? निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला भी रिजल्ट आएगा और हमारी सीटें अच्छी आएंगी तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं उससे पहले जवाब दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता था जो उन्होंने बीच में सर्वे लेकर के आपसे कहा कि हरियाणा प्रदेश में मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की है। मैं आपके टीवी पर बैठ करके कह देता हूं कि 21 सीट भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में नहीं आने वाली, मेरे से नोट करवा लो। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र साहब है भ्रम पाड़े हुए, इनको दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक पंडितों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इनको एक शेर के माध्यम से, क्योंकि शेर किसी भी बात को समझाने का बेहतरीन तरीका है, इनको एक शेर के माध्यम से समझा देता हूँ। टूटी हुई कश्ती का भरम देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का भरम देख रहे हैं, वजीर आजम के कर्म देख रहे हैं और सत्ता का नशा इन पर जिस कदर हावी है इन्हें दिखाई नहीं देगा जो आप और हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में सूत्र साफ बंद। दूसरी बात इन्होंने कही कि 1.5 लाख नौकरियां थी। मैं आपको डाटा के साथ, विधानसभा के डाटा के साथ बताना चाहता हूँ कि 22 फरवरी 2024 को गोहाना से जो विधायक है रघुवीर मलिक, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री खट्टर साहब से पूछा कि आपने 9.5 साल में कितनी नौकरियां दी, तो उनका जवाब ये था कि 47,410 सरकारी नौकरियां दी गई और 1,14,000 नौकरियां ठेके पर दी गई, जिनको बाद में हरियाणा कौशल निगम में बदल दिया। तो ये तो नौकरियों की बात है। दूसरा, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया था कि इनके जो HPSC के सेक्रेटरी थे अनिल, वो अपने ऑफिस में 3.5 करोड़ की अटैची के साथ पकड़े गए। दूसरा उदाहरण में रणबीर गोलम जी का दूंगा, जो इनकी पार्टी को समर्थन कर रहे थे। HPSC के तत्कालीन मेंबर सत्यवान तेरा और विनोद खरब जो इनकी पार्टी के नेता थे, उसके भांजे को ASI लगाने के नाम पर 49 लाख रुपये पंचकुला में FIR दर्ज हुई। इसके अलावा 2023 में, मई 2023 में पावर डेटा सोल्यूशन कंपनी जो है, जो HPSC की OMR जो सीट है उनको स्टेडिंग करने का काम करती है, ईडी ने पकड़ा, उसने स्वीकार किया कि चौधरी साहब बता क्या रहे हो आप? उस दौर के ये सारे खेल बता रहे हो जिसमें आप सरकार में बराबरी के भागीदार थे। ऐसी सरकार चलाई आपने, पूरा खेल करने वाली सरकार। इसमें आपकी पार्टी का कितना हिस्सेदारी का मामला रहता था, ये भी तो बताओ फिर। मैं यही बता रहा हूं, हमारा कितना HPSC सीधा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है। हमारी पार्टी का एक भी मेंबर HPSC में नहीं था, सारा का सारा। ये कहते हैं कि तो ऐसी सरकार को चलाने में आप अपना सहयोग क्यों दे रहे थे? क्यों आपने ऐसी सरकार से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया था? तो यही तो भ्रम फैलाया गया कि जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। हमारा तो गठबंधन टूटने के बाद भी निर्दलियों के साथ सरकार चली है और हमारे से पहले तो 7 निर्दलीय के साथ चले गए थे। अब अजय चौधरी जी के पास इसकी दलील नहीं है कि अगर ये सारे खेल हो रहे थे तो अभी सरकार में बने रहने की क्या मजबूरी थी, पर इसका उत्तर जनता के स्तर पर आएगा। चौधरी जी को भरोसा है दुष्यंत चौटाला को इस बार जनता के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे आखिरी टिप्पणी लेनी है राजेंद्र चौधरी जी से, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान, चूंकि सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं और सारे आक्षेप सत्तारूढ़ दल पर लगते हैं, तो उनको मौका दिया जाए। तो वीरेंद्र जी, संक्षेप में आपकी बातचीत। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मित्र जो ये कहते हैं वहां अटैची मिल गई, वो पकड़ा गया, वहां ये गड़बड़ हो गई, तो एक प्रकार से ये ईमानदारी से जाने अनजाने में ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में अगर किसी छोटे से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति ने कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमने उसको पकड़ा, जेल में ठोका, मुकदमा चलाया। कांग्रेस के शासनकाल में उल्टे धंधे करने वाले, गड़बड़ झाला करने वाले, क्योंकि सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के साथ गठबंधन में ऐसा करते थे, इसलिए कभी पकड़े ही नहीं जाते थे। हमने गलत काम करने वालों का कभी बचाव नहीं किया, अपराधियों का कभी बचाव नहीं किया। हमने तो पकड़ा, जेल में डाला और उनके खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। हमने हरियाणा में राजकाज। अच्छा एक बात बताओ, आपने गलत काम करने वालों का कभी बचाव नहीं किया, वो संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया वीरेंद्र जी? आज जाकर संगठन ने फैसला लिया, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखने की कौन सी मजबूरी थी चौहान साहब? सिंह समेत
मैं ये अक्सर यूं कहता हूं कि संदीप सिंह हो, आप हो, मैं हूं या कोई साधारण कार्यकर्ता, आरोप लगा देना और आरोप लगाते ही इस बात की उम्मीद करना कि सूली पे लटका दिया जाए, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये तर्कपूर्ण नहीं है। तो फिर जाके विधानसभा की टिकट से उन्हें क्यों वंचित किया? जांच हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, सजा मिलेगी साहब, कानून देगा। मैं और आप सूली पर लटकाने का अधिकार नहीं रखते। तो ये जो विधानसभा की टिकट काट दी, ये सूली पर लटकाना नहीं है क्या वीरेंद्र सिंह जी? वो राजनीतिक निर्णय है। जब राजनीतिक निर्णय टिकट देने न देने का करना था तो हमने किया ना। और मंत्रिमंडल के संदर्भ में फिर कौन सा निर्णय था वीरेंद्र जी? मंत्रिमंडल विचार का विषय है। बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी के लिए जादव साहब आपके पास आना चाहता हूं, और कुल मिलाकर जानना यह है कि भाजपा और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार के अभिलाषी हैं और बाकी सारे प्रत्याशी और अन्य दल एक ऐसे जनादेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें स्पष्टता का अभाव रहे। जादव साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या हरियाणा की जनता स्पष्ट जनादेश के साथ या असमंजस के साथ? नहीं, देखिए इस बार जो है राजनीतिक ये चुनावी अखाड़े में जो तस्वीर उभर कर आई है, पहले से देखिए लोकसभा चुनाव का जो परीक्षण हुआ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 5-5 सीटें ले गई। दोनों प्रतिद्वंदी दल थे, प्रमुख रूप से एक दूसरे के मुकाबिल थे, दूसरे दलों को कोई स्थान नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया गठबंधन के मार्फत एक सीट ली, कांग्रेस का समर्थन लिया, तो भी वो कुरुक्षेत्र में सफल नहीं हो पाई। तो अब ये तस्वीर साफ है कि मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ये अपने बागियों को उस ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाए। भले ही उनका निष्कासन कर दिया, उनको सजा दे दी, और जो टिकट आवंटन में जिस तरह से असंतुष्ट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे इस बार, तो ये जो इस तरह से वोटों में सेंध लगा रहे हैं, उस तरह से वोटों का जो बुखराव और बंटवारा होने जा रहा है, उससे लगता है कि कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत के पास पहुंच जाए, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लोकतंत्र के अंतर्गत मजबूत सरकार की इच्छा रखते हैं तो कुल मिलाकर जनता के स्तर पर स्पष्टता आनी चाहिए। जनादेश के तहत अगर एक स्पष्ट बहुमत की सरकार अस्तित्व में आती है तो उसको कामकाज में आसानी होती है और उस कामकाज के मूल्यांकन के संदर्भ में जनता को भी सहूलियत रहती है। बाकी फैसला जनता का, जनता को जो बेहतर लगेगा वो करेगी। हमारी शुभकामनाएं हरियाणा की जनता को, वो जिसको भी चुनेगी अपनी बेहतरी के लिए सही चुनेगी। आज सभी मेहमानों का धन्यवाद भी और आपको शुभकामनाएं भी इस विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को लेकर। 8 तारीख को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी दीजिए मुझे सर अपना।